अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। और टुडेज लेक्चर इज एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। आज का हमें अपना लेक्चर लेना है एस्थमा पे और ब्रोंकाइटिस पे। सबसे पहले हम एस्थमा देखेंगे और फिर ब्रोंकाइटिस देखेंगे। ठीक है। हमने आज का लेक्चर लेके किस तरह चलना है, पहले मुझे बता दें कि मेरी आवाज क्लियर है सबको। डॉक्टर वजी, मेरी आवाज क्लियर है? जी डॉक्टर ने आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। चलें ठीक है। अब सबसे पहले हमने एस्थमा को लेके किस तरह से चलना है। एस्थमा की सबसे पहले मैंने आपको बेसिक चीजें बतानी है। ठीक है, एस्थमा की बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट एड स्टेप 1 से। उसके बाद एस्थमा को मैंने आपको बताना है बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स की जो है बीएनबी की आपको स्लाइड्स में से मैंने एस्थमा पढ़ाना है। उसके बाद मैंने आपको एस्थमा एमटीबी में से पढ़ाना है। उसके बाद मैंने एस्थमा आपको सीके एमबी में से पढ़ाना है। ठीक है, एस्थमा को हमने इस तरह से लेके चल रहा है और फिर ब्रोंकाइटिस भी हम एमटीबी से भी पढ़ेंगे और सीके से भी पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज आपको बताना चाहती हूँ जेकैट के बारे में। पहले भी हम जेकैट का एक वेबिनार कर चुके हैं, उसमें डॉक्टर अक्सर ने और मैंने आपको सारा समझाया था, बताया था कि जेकैट है क्या बेसिकली। एक चीज मैं फ्रेशर्स को ये चीज कहना चाहूंगी कि समझाना चाहूंगी, बेसिकली एक एडवाइस है कि कोई भी एग्जाम जो है ना आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। कोई भी एग्जाम आप लोगों ने मिस नहीं करना, चाहे वो बाहर का एग्जाम है चाहे वो पाकिस्तान का एग्जाम है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने मिस नहीं करनी है फ्रेशर्स के लिए। बेसिकली जो सीनियर्स हैं उन लोगों को तो ये बात पता ही है कि हम लोगों ने कोई भी अपॉर्चुनिटी कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं करनी है। चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कोई टेस्ट है, वो माइनर से माइनर टेस्ट है, कुछ भी है वो हमें मिस नहीं करना है। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये चीज है, उनको पता होना चाहिए कि हमने कोई भी एग्जाम मिस नहीं करना। अब जे कैट का उनको लग रहा हो कि यार ये क्या बकवासी डिग्री है एमडीएमएस, इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, ये तो पास नहीं होता ये वो। नो, दे शुड अपेयर इन जे कैट। उनको जरूर जे कैट में अपेयर होना चाहिए, उनको जरूर आगे आना चाहिए, जरूर एग्जाम देना चाहिए। चाहे वो कोई बाहर का एग्जाम है, चाहे वो पाकिस्तान का एग्जाम है, चाहे वो एफसीपीएस है, जे कैट है, कोई भी एग्जाम है, चाहे वो कोई एमओ लेवल के लिए एग्जाम है, लोकम का एग्जाम है, एडवोक का एग्जाम है, पीपीएससी का एग्जाम है, किसी भी जॉब के लिए एग्जाम है, किसी भी डिग्री के लिए एग्जाम है, किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए एग्जाम है, सब एग्जाम्स में अपेयर होना चाहिए। और जे कैट के लिए भी अपेयर होना चाहिए और बेस्ट प्रिपेयर करके अपेयर होना चाहिए। और बेस्ट बुक्स यही हैं जो कि पढ़ाई जाएंगी, जो कि पढ़नी चाहिए। इस लेवल का अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए मुश्किल होगी। ठीक है। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, एस्थमा। एस्थमा बेसिकली है क्या, एस्थमा में होता क्या है। एस्थमा में होता ये है कि जो एस्थमा विदाउट लंग्स, विदाउट एस्थमा होते हैं, उससे मसल्स आपके रिलैक्स होते हैं, नॉर्मल आपके एयरवेज आपको नजर आ रहे हैं इसमें, और नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस आपका होता है। ठीक है, म्यूकस की भी अमाउंट आपको इसमें ये जो नजर आ रही है वो नॉर्मल नजर आ रही है। लेकिन जो एस्थमा के साथ जो आपके लंग्स होंगे उसमें क्या होता है, आपका मसल्स आपके टाइटन हो जाएंगे। ठीक है, एयरवेज आपके पूरे स्वेलन स्वोलन हो जाएंगे और म्यूकस आपका फ्लोट हो जाएगा, यानी कि इसमें म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं। बेसिकली म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है और म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं एस्थमा में। सारे आपके अल्व्यूलाई में म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। एस्थमा की डेफिनेशन आप कह लें कि एक तरह से ये है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कुछ चीजें जो है मैंने आपकी फर्स्ट एड स्टेप 1 में से ली है। ये चीजें आपकी फर्स्ट एड स्टेप 1 में से हैं जो कि आपकी फिजियोलॉजी है, जो कि आपकी पैथोलॉजी है। पहले हम फिजियोलॉजी करेंगे, पैथोलॉजी करेंगे फर्स्ट एड स्टेप 1 में से। ये वो चीजें हैं आपकी। और कुछ कुछ आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, नॉर्मल टॉपिक्स होंगे जो जो आगे आएंगे, वो पहले वो कवर करवाने हैं मैंने। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा जी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने देख लिया कि अस्थमा है क्या। एसिम्प्टोमेटिक बेसलाइन विद इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ कफिंग, वीजिंग, टेकिपनिया, डिज्निया एंड हाइपोक्सीमिया। अब इसमें सबसे पहले होता क्या, हमारे पास कफिंग होगी, पेशेंट हमारे पास कफ के साथ प्रेजेंट करेगा, कफिंग पेशेंट हमारे पास वीज के साथ प्रेजेंट करेगा, टेकिपनिया होगा, उसको टेकिपनिया यानी कि रेस्पिरेटरी रेट उसका इंक्रीज हुआ हुआ होगा, डिज्निया होगा यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करेगा हमारे पास। इसकी सारी प्रेजेंटेशन हमने आगे भी वक्तन फवक्तन देखते रहनी है। हाइपोक्सीमिया होगा यानी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम हुई हुई होगी। इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी रेशियो,
अब इंस्पिरेटरी टू एक्सपायरेटरी रेशियो उसमें क्या होती है, हमारे पास डिक्रीज हुई भी होती है। इंस्पिरेटरी टू एक्सपायरेटरी रेशियो उसमें हमारे पास डिक्रीज हुई भी होगी, यानी कि जो एक्सपायरेटरी फेज होता है ना, बेसिकली उसमें एक्सपायरेटरी फेज वो प्रोलॉन्ग हुआ होगा। अब इंस्पिरेटरी टू एक्सपायरेटरी रेशियो अगर हम देखेंगे ना, तो वो हमारे पास क्या हुई होगी, जब डिनोमिनेटर डिक्रीज है तो रेशियो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, रेशियो इंक्रीज हुई भी होगी। एक्सपायरेटरी फेज क्या हुआ हुआ है, वो डिक्रीज हुआ हुआ है। ठीक है, और रेशियो सॉरी एक्सपायरेटरी फेज जो है वो इंक्रीज हुआ हुआ है। जब एक्सपायरेटरी फेज इंक्रीज हुआ हुआ है तो रेशियो ओवरऑल क्या हुई हुई है, वो डिक्रीज हुई हुई है। ठीक है, इसको हमने अभी आगे भी देखना है। फर्दर क्या बात देखी हमने, म्यूकस प्लगिंग हुई हुई है, म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं एल्विलाई के अंदर। स्फीयर अटैक्स में लीड्स टू पल्सस पैराडॉक्सस। पल्सस पैराडॉक्सस की डेफिनेशन आगे हमने बी की स्लाइड्स में देखनी है। ट्रिगर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, वायरल भी हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, एलर्जेंस भी हो सकते हैं, और स्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब जो इसमें हमने पैथोलॉजी देखनी है ना, बेसिकली फर्स्ट स्टेप 1 में से वो देख लेते हैं। स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी एंड स्मूथ मसल हाइपरप्लेजिया इसमें होता है हमारे पास। स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रोफी भी होती है और स्मूथ मसल्स का हाइपरप्लेजिया भी होता है। स्मूथ मसल्स के नंबर भी बढ़ जाता है हमारे पास, ठीक हो गया, और स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रोफी भी हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्दर इसमें दो डेफिनेशंस देखने वाली हैं पैथोलॉजी में एस्थमा की। कर्शमैन स्पाइरल बनते हैं हमारे पास, और चारकोट लेडन क्रिस्टल्स बनते हैं। अब कर्शमैन स्पाइरल्स हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द शेड एपिथेलियल फॉर्म्स वर्ल्ड म्यूकस प्लग्स। अब हमने कहा कि अल्विलाई में म्यूकस प्लग्स बनते हैं। अब उन म्यूकस प्लग्स वो होते क्या है, बेसिकली वो म्यूकस प्लग्स मिलके हमारे पास कर्शमैन स्पाइरल्स बना रहे हैं। वो म्यूकस प्लग्स बेसिकली क्या है हमारे पास, शेड एपिथेलियल फॉर्म्स वर्ल्ड म्यूकस प्लग्स है। एपिथेलियम सारे हमारे पास शेड हुई हुई है ना, वो मिलके हमारे पास क्या बना रही है, एक फॉर्म बना देती हैं, और म्यूकस प्लग्स की फॉर्म बना देती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कर्शमैन स्पाइरल्स कहते हैं। इस तरह से सर्कल की फॉर्म में हमारे पास बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं कर्शमैन स्पाइरल्स। ठीक हो गया, सर्कल की फॉर्म में हमारे पास बन जाता है, उसको हम कहते हैं कर्शमैन स्पाइरल्स। उसके बाद मेरे पास आता है चारकोल लेडन क्रिस्टल्स। व्हाट आर द चारकोल लेडन क्रिस्टल्स, these are the eosinophilic hexagonal double pointed crystals formed from breakdown of eosinophils in sputum। स्पूटम में क्या होता है कि eosinophils की ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है, एक हेक्सागोनल डबल पॉइंटेड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं चारकोल लेडन क्रिस्टल्स। अब ये दो पैथोलॉजी के पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। कर्शमैन स्पाइरल्स जो कि एक म्यूकस प्लग्स है, शेड एपिथेलियम से बने हैं, और चारकोल लेडन क्रिस्टल्स जो कि इसिनोफिलिक हेक्सागोनल डबल पॉइंटेड क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फर्दर पैथोलॉजी में एक चीज आपने याद रखनी है कि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ठीक है, ये सारी आगे चीजें जो है ना, ये चीजें हमने आगे फर्दर हमने स्टेप 2 सीके में और एमटीवी में करनी है, ये भी हम यहाँ से हम मिस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे ये डेफिनेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आपने समझना भी है और याद भी करना है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, एयर दैट मूव्स इनटू द लंग विद ईच क्वाइट इंस्पिरेशन टिपिकली 500 ml। अब टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ द एयर है जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, हम नॉर्मली बैठे हुए, ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं हम कर रहे, नॉर्मली हम बैठे हुए हैं, नॉर्मल हम अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे अभी तो मैं लेक्चर दे रही हूँ, अभी मैं मतलब एक्टिव हूँ, नॉर्मल हम बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, उस टाइम पे जो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं और एक्सपिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्वाइट इंस्पिरेशन कर रहे हैं, उसको हम उस टाइम पे हमारे पास जो नॉर्मल दैट मूव्स इनटू द लंग विद ईच क्वाइट इंस्पिरेशन, उस टाइम पे जो टाइडल वॉल्यूम होगा हमारे पास नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान, वो 500 ml होगा, और उसको हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, क्वाइट इंस्पिरेशन के दौरान जो वॉल्यूम ऑफ द एयर होगी लंग के अंदर, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, और वो कितना होता है 500 ml। अब एमसीक्यू में इसकी डेफिनेशन एज इट इज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, एयर दैट मूव्स इनटू द लंग विद ईच क्वाइट इंस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। और इसका एमसीक्यू में आपसे पूछा भी जा सकता है 500 ml, 700 ml, 1000 ml या 1200 ml, इट्स 500 ml। ठीक हो गया। अच्छा,
अब फर्दर जो आगे दो डेफिनेशंस हैं, ये फर्स्ट एड स्टेप 1 की डेफिनेशंस हैं और यही आपने याद करनी है और यही आपके एमसीक्यूज में फर्दर पूछी जा सकती है, यही आपने याद रखनी है और यही आपने समझनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें फर्दर आपने क्या चीज देखनी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रेथ्ड इन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन कर ली है, ठीक है, नॉर्मल आपने एयर ब्रीथ इन कर ली है, उसके बाद भी अभी इतनी कैपेसिटी है, आपके लंग की इतनी कैपेसिटी है कि वो एयर अपने अंदर ब्रीदिंग कर सकता है, इतनी उसके अंदर स्पेस है आपके लंग में कि अभी वो फर्दर ब्रीदिंग एयर कर सकता है। नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद भी अभी आपके लंग में कैपेसिटी है, इतनी जगह है कि वो अभी फर्दर ब्रीदिंग एयर कर सकती है, उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रीद इन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। आपके लंग ने अपनी नॉर्मल इंस्पायरेशन कर ली है, ठीक है, जो वो कर सकता था, लेकिन अभी भी उसमें इतनी स्पेस है कि वो फर्दर एयर अपने अंदर लेकर जा सकता है, ठीक है। उस एयर को हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि उस एयर के लेवल को या उस एरिया को, उस लंग के एरिया को हमने क्या कह दिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि वो क्या हो गया, उस लंग का इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। समझ आ गई बात की। फर्दर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रीथ आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपके लंग ने अपनी नॉर्मल एक्सपायरेशन कर ली है, ठीक है, जितनी वो एक्सपायरेशन कर सकता था वो उसने कर ली है, लेकिन फिर भी अभी उसकी इतनी कैपेसिटी है, अभी उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो फर्दर और अपनी एयर बाहर ब्रीथ आउट कर सकता है, आपका लंग और एयर ब्रीद आउट कर सकता है। उस एरिया को, उस वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ एयर को हमने क्या कह दिया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ आ गई इस बात की, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये बात क्लियर हुई। ये मैं आपको यहां से दिखा देती हूँ। ये आ गया टाइडल वॉल्यूम आपका, जो कि 500 ml है। ये टाइडल वॉल्यूम बना हुआ है, ये ग्राफिकली दिखाया हुआ है टाइडल वॉल्यूम। दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। यह आ गया आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, which can still be breathed in after normal inspiration। यह आ गया आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, which can still be breathed out after normal expiration। ठीक हो गया, ये तीन डेफिनेशन आ गई। अब आ जाती हैं आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। अब वो नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो फर्दर एयर ब्रीद आउट की जा सकती थी वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। अब वो रेजिडुअल वॉल्यूम पे आ गया है, एयर इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। अब जितनी आपकी कैपेसिटी थी लंग की मैक्सिमम करने की, मैक्सिमम करने की वो उसने कर दी, मैक्सिमम एयर निकाल दी अपने लंग्स में से, ठीक है। अब बॉडी ने लंग्स में से जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम से मैक्सिमम निकाल दी। रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एनी लंग कैपेसिटी दैट इंक्लूड रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय रेस्पिरोमेट्री। अब वो कहता है कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर दी, फिर भी अभी कुछ ना कुछ जगह है आपके लंग के अंदर, कुछ ना कुछ जगह है कि वो अभी अपने अंदर कुछ ना कुछ एयर अपने अंदर अभी बाकी रखा हुआ है। मैक्सिमम निकालने के बाद भी कुछ ना कुछ जगह अभी अंदर बाकी है आपके लंग में, ठीक है। मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद, मैक्सिमम एक्सहेलेशन के बाद भी कुछ ना कुछ जगह अभी आपके लंग्स में बाकी है, उसको वो कह रहा है कि ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। और रेजिडुअल वॉल्यूम आप स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते, ना रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, और कोई आगे हमें आगे कैपेसिटीज पढ़नी है। कैपेसिटीज बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है वॉल्यूम्स का, तो और कोई ऐसी कैपेसिटी जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाए तो उस कैपेसिटी को भी आप स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते, ना रेजिडुअल वॉल्यूम को आप स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है कि ना आप स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हो रेजिडुअल वॉल्यूम को, और ना ही आप मेजर कर सकते हो कोई भी ऐसी कैपेसिटी को जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड हो जाए। अब आप रेजिडुअल वॉल्यूम देख लें, दिस इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। ये नीचे बना हुआ कि आपने सारी एयर, ये देखें, ये सारी एयर ब्रीद आउट कर दी है, ये सारी निकाल दी। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी निकाल दिया,
उसके बाद ये बच गया आपका लंग का पार्ट, इतना सा, जो कि मैक्सिमम निकालने के बाद भी बाकी बच गया है, और ये आप मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमेट्री से। दैट्स इट। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब कैपेसिटीज जो हैं वो कॉम्बिनेशन हैं दो दो का। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कॉम्बिनेशन है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ऊपर वाली दो का कॉम्बिनेशन है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और नीचे वाली दो का कॉम्बिनेशन है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। Inspiratory capacity is the combination of tidal volume and inspiratory reserve volume, air that can be breathed in after normal exhalation. अब बंदे ने नॉर्मल एक्सलेशन की है, नॉर्मल अपनी एक्सेल कर दी है, और फिर भी वो अपनी एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन, उसने नॉर्मल एक्सेल किया है, और जितनी एयर वो ब्रीथ इन कर सकता है अपने अंदर, उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ रही है कि नॉर्मल एक्सेल किया उसने, नॉर्मल एक्सेल के बाद जितनी उसकी इंस्पायर करने की कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी इंस्पायर करने की, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि टोटल इंस्पायर करने की कैपेसिटी जो है ना, उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कह रहे हैं। दैट्स इट। फिर आ जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये कॉम्बिनेशन है रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Volume of the gas in lungs after normal expiration, outward pulling force of the chest wall is balanced. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब नॉर्मल एक्सपायर किया, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लंग्स, अब नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितना उसमें मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लंग्स में बच गया, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम भी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, जितना वो बच गया पीछे नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कह दिया। समझ में आ गई बात कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना इंस्पायर करने की कैपेसिटी थी वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम लंग के अंदर बच गया वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई। ठीक होगी बात। अच्छा जी, फिर आ जाता है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी पहली तीन का कॉम्बिनेशन है, टाइडल वॉल्यूम का, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ये देखिए, ये यहां से यहां तक वाइटल कैपेसिटी है, ये और ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, ये यहां से यहां तक, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह रहे हैं? वाइटल कैपेसिटी कह रहे हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। अब मैक्सिमम इंस्पायर किया पहले बंदे ने, मैक्सिमम इंस्पायर किया, मैक्सिमम अपने अंदर एयर ली और फिर मैक्सिमम ही आउट किया। समझ में आती है बात? पहले मैक्सिमम अपने अंदर लिया और फिर मैक्सिमम ही एक्सहेल किया, इसको कह दिया उसने वाइटल कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी आ गई इसमें, इसमें एक्सपायरेटरी सॉरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, इसमें टाइडल वॉल्यूम आ गया। तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को उसने कह दिया वाइटल कैपेसिटी। अब आ गया आगे टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें चारों चीजें आ जाएंगी, इसमें आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, इसमें आ जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हो गई टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रेजेंट इन लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। ठीक हो गया, ये हो गई टोटल लंग कैपेसिटी। अब हमने कहा था जिस जिस कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा वो हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमेट्री से। अब टोटल लंग कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया हमारे पास फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमेट्री से, और रेजिडुअल वॉल्यूम भी हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमेट्री से। फर्दर हमारे पास आ जाता है फोर्थ FeV1। FeV1 क्या है? FeV1 हम पढ़ेंगे एस्थमा में डिक्रीज हो जाता है। FeV1 है क्या? वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड इन फर्स्ट 1 मिनट। पहले 1 मिनट में जो वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सपायर किया जाता है उसको हम कहते हैं FeV1। ठीक है, ये हमने कर लिया सारा। टोटल लंग कैपेसिटी में ये चारों चीजें आ जाएंगी। अच्छा जी, अब स्पायरोमीटर को आप देख लें, होता क्या है बेसिकली, स्पायरोमीटर में दो चीजें होती हैं, एक माउथ पीस होता है
एक नंबर्ड स्केल होता है। इसको पीक फ्लो पीक फ्लो स्पेरोमीटर भी कहते हैं। बेसिकली हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मेजर करने के लिए हम इसको लेते हैं। एक माउथ पीस होता है जिसको मुंह में लेकर हम मेजर करते हैं। बेसिकली नंबर्ड स्केल होता है, पहले उसको हम जीरो पे लेके आते हैं। इस अगली पिक्चर में मैं दिखाया हुआ है। पहले ये देखें, एक बच्चा है, उसने पहले हम उसमें से एक्सेल कर देंगे सारा। ठीक है, एक्सेल करके फिर उसमें से उसको हम माउथ पीस को मुंह में लेंगे, जीरो पे सेट करेंगे नंबर स्केल को, और फिर हम उसमें पूरा जो है उसमें इंस्पायर करेंगे। ठीक है, जब हम उसमें हम ये देखिए इसमें इंस्पायर कर रही है वो, ये एक माउथ पीस है और ये नंबर स्केल है। उसमें इंस्पायर किया, पूरा इंस्पायर किया। उसके ऊपर एक बटन बना हुआ होता है, ये देखें इसमें है, ये देखें ये बटन बना हुआ होता है इसके ऊपर। ये माउथ पीस है, इसको मुंह में लिया, और ये स्केल है, इसके ऊपर ये बटन बना हुआ होता है। जब मैं इसमें पूरा पहले एक्सहेल किया पर्सन ने, फिर माउथ पीस को मुंह में लिया, मुंह में लेने के बाद इसको पूरा इंस्पायर करना है। पूरा जब हम इसमें इंस्पायर कर देंगे ना पूरा, तो जो नंबर स्केल है ना वो पूरा जिस लेवल तक जाएगा, वो उसको हम कहते हैं पीक एक्सप्लोरेटरी फ्लो रेट। पीक एक्सप्लोरेटरी फ्लो रेट एस्थमा में डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये अब FEV1 है हमारे पास। FEV1 विच इज मेजर्ड इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी है 1 मिनट। ये हमने वॉल्यूम देखा और टाइम स्केल देखा। 1 मिनट में जो मेजर हो रहा है वो FEV1 है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो पूरा मेजर किया जा रहा है, ठीक है, वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है। ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी पूरा मेजर जो किया जा रहा है, और 1 मिनट में जो मेजर किया जा रहा है वो FEV1 है। अच्छा, फिर आ जाता है मेरे पास पीड्स इन एस्थमा इन पीड्स। अच्छा, पीड्स में जो एस्थमा है ना, वो इस पे यहीं पे मैं बता देती हूँ, क्योंकि आगे जो सारी चीजें हमने पढ़नी है वो एस्थमा की वो सेम होगी। बस कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं एस्थमा में, पीड्स के। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन थोड़ी डिफरेंट आती हैं, और प्रिवेंशन थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होते हैं ना एस्थमा में पीड्स के, वो हमने साथ साथ बच्चों की चीजें देखनी होती हैं। उसमें हमारे पास आ जाते हैं क्रूप आता है एक बेसिकली। ठीक है, वुपिंग कफ जिसको हम बेसिकली कह रहे होते हैं, और वायरल ब्रोंकियोलाइटिस बहुत कॉमन होता है बच्चों में। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस वो आता है, निमोनिया आता है, पर्ट्यूसिस आता है, फॉरेन बॉडी इन एयरवे। ठीक है, अगर एक्यूट एस्थमा के साथ हम कोरिलेट करें तो फॉरेन बॉडी इन एयरवे आ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड कार्डियक एस्थमा। ये सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे साथ बच्चों में एस्थमा के साथ डिफरेंशिएट की जाते हैं। ये सारी परवेज अकबर से ली गई है। परवेज अकबर से एस्थमा को लिंक किया गया है। ठीक है, वो सारी चीजें वही हैं जो आगे पढ़ाई जाएंगी, सीके वाली और MTB वाली। वो सारी आपने वही करनी है, बस जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो यही पे मैंने पहले ही बता दी इनिशियली। Complications में pneumothorax, pneumomedestinum, delayed malnutrition and slowing of pubertal growth velocity, ये सारे BDFs आपके साथ शेयर हो जाएंगे। प्रिवेंशन हमने क्या करनी है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएं हम फॉर ग्रेटर देन 4 मंथ्स, और वेरिसेला वैक्सीन कराएं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कराएं, और सारी वैक्सीन कराना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, अब हम BNB की वीडियोस देख लेते हैं। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? चैट में बता दें मुझे। स्क्रीन शो हो रही है मेरी?
ओके। जी डॉक्टर, नायाब स्क्रीन शो हो रही है एजमा का, आपने पीपीटी ओपन किया या पीडीएफ ओपन किया हुआ, स्क्रीन शो हो रही है। चलें ठीक है। अच्छा जी, अभी एस्थमा के हमने बीएनबी की वीडियोस देख, बीएनबी की हमने देख लेनी है स्लाइड्स। अच्छा जी, ये एक रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है। एक सेकंड। अच्छा जी, रिवर्सिबल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। अब हमने ये देखना है कि एस्थमा इज अ रिवर्सिबल प्रोसीजर, जबकि सीओपीडी जो है वो इरिवर्सिबल होता है हमारे पास, और एस्थमा जो है वो रिवर्सिबल है। एलर्जिक स्टिमुलस इसके लिए बेसिकली हमारे पास हमें चाहिए होता है, और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। दिस इज एन एमसीक्यू पॉइंट, बच्चों में बहुत कॉमन होता है। बच्चों में एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है, ये परवेज अकबर में भी लिखा हुआ है, बच्चों के लिए, पीठ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि राइनाइटस और एक्जिमा के साथ एसोसिएटेड होता है, और फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है एलर्जिक रिएक्शंस की, कि फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है एस्थमा की, और बच्चों में भी एस्थमा आ जाता है, और राइनाइटस और एक्जिमा साथ एसोसिएटेड हो सकता है। अच्छा जी, और अब सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होंगे हमारे पास? एपिसोडिक सिम्टम्स होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, व्हीजिंग, सीटियों की आवाजें आएंगी। जब हमारे पास बच्चा या बड़ा कोई भी प्रेजेंट करेगा तो विस्लिंग साउंड एक हमारे पास आएगी, और कफ के साथ प्रेजेंट करेगा। बहुत सारे जो है ना हमारे पास वो कफ के साथ ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो है हमारे पास वो सिर्फ कफ के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। कफ वेरिएंट एस्थमा, एक कफ वेरिएंट एस्थमा होता है हमारे पास, यहाँ स्लाइड्स में कहीं मेंशन नहीं है। कफ वेरिएंट एस्थमा हमारे पास होता है कि उसमें सिर्फ कफ के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। उसमें हमें, अगर जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमारे पास कहीं कोई व्हीजिंग हमें सुनाई नहीं देगी, कहीं कोई हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ भी इवन पेशेंट नहीं आ रहा होता, सिर्फ कफ के साथ आ रहा होता है। उसको हम कहते हैं कफ वेरिएंट एस्थमा। ठीक है, उसमें सिर्फ हमने ये देखना होता है कि कफ की रीजन कहीं कुछ भी नजर नहीं आती। हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे हमारे पास क्लियर ना होगा, कोई निमोनिया के सिम्टम्स नहीं होंगे, कोई टीबी के सिम्टम्स नहीं होंगे, सिर्फ कफ 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 होगी पेशेंट को, और कफ की कोई और रीजन नहीं होगी, ड्राई कफ होगी, तो हम उसको लेबल करेंगे कफ वेरिएंट एस्थमा, और उसके लिए हमने इनहेलर्स देंगे हम पेशेंट को, और पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चेस्ट जब हम चेस्ट सुनेंगे तो वीजिंग भी नहीं होगी इवन। फर्दर हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज होगी। इंक्रीज एक्सपायरेटरी फेज, अब इन वही बात आ गई कि एक्सपायरेटरी फेज हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज। अब इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी हमने क्या देखना है? रेशो देखनी है। एक्सपायरेटरी फेज इसमें इंक्रीज होगा, यानी कि जब विस्लिंग साउंड एक बच्चे को या बड़े को प्रोड्यूस हो रही है ना, विस्लिंग साउंड, यानी कि वो विसल कर रहा है, एक्सपायरेटरी फेज उसकी बढ़ी हुई है। जब वो एक्सपायर कर रहा है तो वो एक्सपायरेटरी फेज उसकी बढ़ी हुई है। एक्सपायरेटरी फेज जब डिनोमिनेटर हमारे पास जब बढ़ा हुआ होता है तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाती है? ओवरऑल रेशियो हमारे पास क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है। जब डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल रेशियो हमारे पास वो डिक्रीज हो गई, तो इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी रेशियो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। समझ आ गई ये बात? रिड्यूस्ड पीक फ्लो, पीक फ्लो जो है वो रिड्यूस है। यही बात जो मैंने आपको बताई कि ये है माउथ पीस, और ये है हमारे पास उसका जो आप कह लो नंबरिंग वाला जो उसका पोर्शन, नंबर पोर्शन। अब पीक फ्लो बड़ा कम हुआ है, जब वो यहाँ से पेशेंट जो है वो, जब वो यहाँ से उसका माउथ जो है वो यहाँ से, जब वो माउथ जो है यहाँ से उसको वो उसके अंदर इंस्पायर करेगा, ठीक है, तो यहाँ से जो बटन था वो बटन एंड तक नहीं जा सकेगा, बटन यहीं पर रुक जाएगा। जब बटन यहाँ पे रुक गया तो इसका मतलब है उसका पीक फ्लो जो था वो रिड्यूस हुआ है, उसका रिड्यूस्ड पीक फ्लो है। ठीक हो गया। फर्दर उसकी वही म्यूकस प्लगिंग जो मैंने आपको स्टेप 1 से भी बताई है कि म्यूकस प्लगिंग हुई है। क्रशमैन स्पाइरल्स मैंने आपको बताए थे, क्रशमैन स्पाइरल्स बेसिकली म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं, वो इस तरह से पूरे स्पाइरल्स की फॉर्म में बने हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक हो गया। और उसकी इन स्पाइरल्स के बनने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और शंट बन जाता है, डेथ होती है स्टेटस एस्थमेटिकस की वजह से। ट्रिगर्स क्या है इसके? ट्रिगर्स हमारे पास कोई भी इंफेक्शन, कोई भी एलर्जन, कोई भी इंफेक्शन, कोई भी एलर्जन, डस्ट माइट्स, कोल्ड, पोलेंस, इसके बहुत सारे हो सकते हैं। इवन स्ट्रेस कैन इंड्यूस द एस्थमा ट्रिगर्स, एक्सरसाइज कैन इंड्यूस कोल्ड, एस्पिरिन, एस्पिरिन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आगे भी हमारे पास आएगा
सेंटर्स ट्राइएड के नाम से आता है हमारे पास, सेंटर्स ट्राइएड, ये आगे हमने पढ़ना भी है, ठीक है। सेंटर्स ट्राइएड, इसमें हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं, इसमें हमारे पास आता है तो क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस आ जाता है, नेजल पॉलीपोसिस आ जाता है और एस्थमा आ जाता है। इसको हम कहते हैं सेंटर्स ट्राइएड, सेंटर्स ट्राइएड, ठीक है। ये आगे हम पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट हम इसका क्या करेंगे, इन सारे ट्रिगर्स से बचने के लिए अवॉइड करने हैं हमें सारे ट्रिगर्स। फिर इसका हमने डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है, डायग्नोसिस बेसिकली हम एबीजीज कर सकते हैं, और मेनली हमने वही पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट देखना है, वही जो मैंने आपको बताया। ये बेसिकली डायग्नोसिस जो है ना, बेसिकली एस्थमा का क्लिनिकली होता है। पेशेंट आपके पास आया, आपने उसके सिम्टम्स देखने हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, वीजिंग, सिंपल, क्लिनिकली आपने डायग्नोज कर लिया। वीजिंग नहीं भी होती, आप उसका वीजिंग कैसे पता लगेगी, वीजिंग आप क्लिनिकली वो पेशेंट आया, वीजिंग उसकी ब्रेथ में भी सुन सकते हो आप। कई दफा वीजिंग ब्रेथ में नहीं होती, आप उसकी वीजिंग आप उसकी चेस्ट पे सुनते हो, विसल की साउंड आपको चेस्ट पे, उसकी ओवरऑल सारी उसके चेस्ट पे आपको वीजिंग सुनाई दे रही होती है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप क्लिनिकली डायग्नोस नहीं करते तो आप पी एक्सपायरेटरी फ्लो रेट पे देख सकते हो। डायग्नोसिस मेनली इसका क्लिनिकली होता है, ठीक है। फिर पीक फ्लो पे आपने देख लिया, फिर आपने देख लेना FeV1 रिड्यूस हुआ है, और उसकी रेशो भी रिड्यूस हुई भी होती है, FeV1 टू FVC रेशो डिक्रीज हुई भी होती है। FeV1 इंप्रूव कर जाता है विद एल्ब्यूटारोल। अच्छा, अब फिर क्या होता है कि जब आप एल्ब्यूटारोल देते हो ना, तो FeV1 इंप्रूव हो जाता है। एल्ब्यूटारोल बेसिकली क्या है, वो साबा है। साबा क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। जब आपने साबा दिया, एल्ब्यूटारोल दिया, तो 12%, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कितने परसेंट इंप्रूवमेंट हो जाती है, 12% इंप्रूवमेंट हो जाती है साबा देने से FeV1 में। FeV1 क्या है, जो 1 मिनट में एयर आउट होती है, ठीक है, फर्स्ट 1 मिनट में। फिर मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट भी आप कर सकते हो। अब वो 1 मिनट वो 12% इंप्रूवमेंट होती है एल्ब्यूटारोल देने से, और मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट में 20% डिक्रीज होता है FeV1 में, ये बात ध्यान रखने वाली है। अब मेथाकोलिन है क्या, मेथाकोलिन बेसिकली मस्कुलिनिक एगोनिस्ट है, जो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन की तरह का है, जैसा जैसा मेथाकोलिन है वैसा ही एसिटाइलकोलिन है। जब आप मेथाकोलिन में, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, जब आप मेथाकोलिन देते हो ना, तो उससे होता क्या है, बेसिकली मेथाकोलिन देने से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जो आप पहले इस तरह से डायलेटेड थे, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। आप मेथाकोलिन देते जाते हो, तो आप मेथाकोलिन देने के बाद आपने डोज देखनी होती है, कितनी डोज पे आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई है। अगर तो प्रोवोकेशन डोज 20 माइक्रोग्राम और लेस है ना, तो इसका मतलब है कि आपका मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट जो है वो पॉजिटिव था, ठीक है। 20% पे आपने देखना होता है कि FeV1 फॉल्स बाय 20%, यानी कि 20 माइक्रोग्राम और लेस डोज पे वो जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया, ठीक हो गया। फिर फर्दर सीबीसी करवाएंगे तो उसमें इसिनोफिलिया मिलेगा। इसिनोफिलिया बेसिकली एलर्जी को शो करता है। सीरम IgE लेवल्स जो कि एलर्जी को शो करते हैं, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को शो करते हैं, वो भी सीरम IgE लेवल्स इंक्रीज होंगे। अब फर्दर बात आ गई पल्सस पैराडॉक्सस की। पल्सस पैराडॉक्सस हमारे पास क्या होगा, पल्सस पैराडॉक्सस का मतलब है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, fall in systolic blood pressure by greater than 10 mmHg with inspiration। जब इंस्पायर करता है पेशेंट, तो उससे क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 10 mmHg या उससे ज्यादा फॉल कर जाता है, ठीक है। इंस्पायर के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर जाता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट नॉन कार्डियक कॉजेज आर एस्थमा एंड COPD। पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है, इंस्पायरेशन के दौरान 10 mmHg जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो फॉल कर जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सस, और ये मोस्टली एस्थमा और COPD में होता है, और कार्डियक कॉजेज भी इसके हो सकती हैं। एस्थमा और COPD में ये पल्सस पैराडॉक्सस होता है। क्यों होता है, कि होता क्या है, बेसिकली ये इंस्पायरेशन के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mmHg या उससे ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। 10 mmHg तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। कब डिक्रीज होता है, इंस्पायरेशन के दौरान। समझ आ गई। इसकी कार्डिक कॉजेज भी हो सकती हैं और नॉन कार्डिक भी। नॉन कार्डिक कॉजेज में रहता है एस्थमा एंड COPD। अच्छा जी, ट्रीटमेंट में हमें साबा देना है, लावा देना है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है। साबा में शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में एल्ब्यूटारोल आ गया, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में साल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल आ गया।
अच्छा, और बीटा एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट्स में ट्रेमर्स और पैल्पिटेशंस होती हैं, और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में इनहेल भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं और आईवी भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके साइड इफेक्ट्स में थ्रश आ जाता है, थ्रश, ओरल थ्रश, ठीक है, कैंडिडियासिस वगैरह आ जाता है मोस्टली। इस तरह से उसकी जुबान हुई भी होती है कोर्टिकोस्टेरॉइड में। इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड कोई बंदा अगर लंबे अरसे से ले रहा हो तो उसमें ओरल थ्रश हो जाता है मोस्टली। अच्छा जी, और कौन सी ड्रग्स हो सकती है इसमें? मोन्टेलुकास्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो सकते हैं, जिससे मोन्टेलुकास्ट आ जाता है। ज़ैल्यूटन हो सकता है, जो कि 5 लाइपोऑक्सीजिनेस इनहिबिटर्स हैं। ये सारे आगे हम अभी देखते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, एराकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट नहीं होने देता। ठीक है, ये आगे अभी इसका टेबल देखते हैं। ये देखें जी, अब लिपिड्स ने कन्वर्ट होना था एराकिडोनिक एसिड में, फोस्फोलाइपेज ए टू की प्रेजेंस में। और एराकिडोनिक एसिड ने कन्वर्ट होना था हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स में। ठीक है, अब ल्यूकोरेकिडोनिक एसिड की कन्वर्जन को ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट होने से रोकता कौन है? ज़ैल्यूटन। ज़ैल्यूटन कन्वर्ट नहीं होने देता रेकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइन्स में। लाइपोऑक्सीजिनेस को अफेक्ट करता है बेसिकली ज़ैल्यूटन। ठीक हो गया, अरेकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्जन से कौन रोकता है? ज़ैल्यूटन। ये हो गया। दूसरा, ल्यूकोट्राइन्स के रिसेप्टर्स पे एक्ट कौन करता है? मोन्टेल्यूकास्ट। और यहीं पे एक होता है ज़ेफिल्यूकास्ट, ZAFIR। ये एमटीबी में पढ़ेंगे, LEUKAST, ज़ेफिल्यूकास्ट। ठीक है, ये भी इसी में आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आता है ओमलिजुमैब, ये आईजीजी एंटीबॉडीज है। फिर क्रोमोलिन आ जाता है, क्रोमोलिन मास्ट सेल ग्रेनुलेशन को इनहिबिट करता है। और थियोफैलिन आ जाता है, जो कि ब्रोंकोडाइलेटर है। अच्छा जी, ओमालिजुमैब आईजीई एंटीबॉडी को मास्ट सेल के साथ कंबाइन नहीं होने देता। आईजीई ने मास्ट सेल के साथ जहां कंबाइन होना होता है वहां ओमालिजुमैब आ जाता है। और ज़ैल्यूटन जो है वो अरेकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट नहीं होने देता। और क्रोमोलिन क्या करता है? क्रोमोलिन जो है वो ल्यूकोट्राइन्स, मास्ट सेल को ल्यूकोट्राइन्स जो ल्यूकोट्राइन्स जहाँ रिलीज होने होते हैं वहां पे रिलीज नहीं होने देता क्रोमोलिन। ल्यूकोट्राइन्स और हिस्टामिन को रिलीज नहीं होने देता क्रोमोलिन। ठीक हो गया। और थियोफालिन भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देता। ब्रोंको डायलेटर है बेसिकली थियोफालिन। अच्छा जी, ट्रीटमेंट क्या है? एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या करना है हमने? एक्यूट में बेसिकली यही सिम्टम्स होते हैं सारे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, कफ, चेस्ट टाइटनेस, ऐसे लगता है हैवीनेस है चेस्ट पे। और पीक फ्लो जो है वो डिक्रीज हुआ होता है। क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं। और चेस्ट एक्सरे जो है हमारे पास, हम करवाते जरूर हैं, लेकिन चेस्ट एक्सरे एस्थमा में हमारे पास नॉर्मल होता है। और इवेलुएट हमने बेसिकली क्या करना होता है, हम करवाते क्यों है चेस्ट एक्सरे अस्थमा में? निमोनिया को या कोई इंफेक्शन को रूल आउट करने के लिए। अच्छा जी, एक्यूट में हमें क्या देना होता है? ऑक्सीजन देनी होती है, एल्ब्यूटेरोल देना होता है, और स्टीरॉइड्स देने होते हैं। स्टीरॉइड्स में प्रेडनिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना होता है। और साथ में हम इसमें इप्राट्रोपियम और आईवी मैग्नीशियम भी कभी कभी दे सकते हैं। एबीजीज में हमें क्या शो होता है? नॉर्मल या इंक्रीज PaCO2 शो होता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में लेफ्ट शिफ्ट शो होगा, यानी कि इंक्रीज WBC शो होंगे। ये सारा हमने उधर पढ़ना है आगे, एस्थमा की सिवियरिटी और सारा एमटीबी में, वो CK2 में। ये भी पढ़ना है हमने आगे। अच्छा, एस्पिरिन सेंटर्स वाला पढ़ लेते हैं हम। एस्पिरिन देने से क्या होता है कि एस्पिरिन एस्केबेटिव रेस्पिरेटरी डिजीज में हमारे पास क्रोनिक एस्थमा सेंटर्स, जिसको हम कहते हैं एस्थमा, कोनिग्रानोसाइटिस और नेजल पॉलीपोसिस, ये तीन का कॉम्बिनेशन है, इसको हम सेंटर्स ट्राइएट कहते हैं। चलेंगे, अब हम एमटीबी से देख लेते हैं एस्थमा को।
मुझे चैट में जल्दी से बता दें, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? चैट में बता दे कोई एक। ओके जी। अच्छा जी, अस्थमा की वही डेफिनेशन आ गई हमारे पास। रिएक्टिव एयरवे डिजीज है, रिवर्सिबल है। मेन डिफरेंस रिवर्सिबल है, मेन डिफरेंस यही है सीओपीडी के साथ। कोई एस्थमा और सीओपीडी का मेन डिफरेंस पूछे, रिवर्सिबल वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है तो वो एस्थमा है, और अगर कहीं इरिवर्सिबल वर्ड आ गया तो वो सीओपीडी है। ठीक है। एस्थमा प्रेवलेंस, इंसिडेंस एंड हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स आर ऑल इंक्रीजिंग। ठीक हो गया ये बात। फर्दर एटियोलॉजी, एटियोलॉजी भी यही वही है सारे जो हमने वहां पे देख ली है। मेन जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। ओके जी। डिफरेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई, डस्ट माइट्स, कॉकरोचेस, कैट डेंडर्स, ये भी देख लेना है। इनसे भी एस्थमा हो सकता है। कोल्ड एयर से एस्थमा हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस से एस्थमा। मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेटेड है। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एमटीबी में, कैटामैन कैटामैनियल कैटामैनियल मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। एस्पिरिन, एस्पिरिन लाजमी याद रखना है। एनसेड्स, बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स वाला वर्ड बीएनबी में नहीं था। हिस्टामीन, ठीक है। अब ड्रग्स का पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो एस्थमा से रिलेटेड है, उसमें कौन सी आ गई? एस्पिरिन, एनसेड्स, बीटा ब्लॉकर्स, हिस्टामीन, एंड नेबुलाइज्ड मेडिकेशन एंड टोबैको स्मोक तो पता ही है। गर्ड, गर्ड रिलेटेड एस्थमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गर्ड, एस्थमा एंड menstrual related. Oral temperature may not be accurately measured in patients breathing fast. ठीक हो गया। अगर कोई पेशेंट फास्टली ब्रीदिंग है तो हम ओरल टेम्परेचर उसका नहीं मेजर कर सकते। माउथ ब्रीदिंग टूल्स से थर्मोमीटर। अब वही इसमें व्हीजिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। Increased sputum production is common, although fever is not always the present. Which of the following is most likely to be associated with found in this patient? ठीक हो गया। Symptoms worse at night, nasal polyps and sensitivity to aspirin, eczema or atopic dermatitis on physical examination, increased length of expiratory phase of respiration, increased use of accessory respiratory muscles, intercostal muscles. ये क्वेश्चन है बेसिकली एमसीक्यू, उसने पूछा है। द आंसर टू द बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्वेश्चन इन एस्थमा इज बेस्ड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन। कि क्वेश्चन उसने पूछा है कि द क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ विजिंग विद द अक्यूट ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ। अच्छा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर उससे स्टेम दिया है, द क्लियर प्रेजेंस ऑफ विजिंग विद द अक्यूट ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस मेक अ what is the most likely diagnosis? Question unlikely. Increased sputum production is common, although fever is not always present. अब वो पूछ रहा है कि इसमें क्या एसोसिएटेड हो सकता है। वो कहता है कि आगे उसने आंसर दिया तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्वेश्चन इन एस्थमा इज बेस्ड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, सेवेरिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या प्रेजेंटेशन थी। ठीक हो गया। मेक श्योर यू कैन आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ द व्हीजिंग, दिस इज अ गुड मल्टीमीडिया क्वेश्चन। अब the best initial test is in an acute excavation is peak expiratory flow rate. अब वो कहते हैं कि acute excavation में हमारे पास जो बेस्ट टेस्ट है वो कौन सा है? पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, वही जो मैंने आपको बात पीछे बता दी है। दूसरा क्या है? एबीजीज है। ठीक है, पीक फ्लो कैन बी यूज्ड बाय द पेशेंट टू डिटरमिन द फंक्शन। चेस्ट एक्सरे इज मोस्ट ऑफन नॉर्मल इन एस्थमा बट मे शो हाइपर इन्फ्लेशन। अब वो कहते हैं कि चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होता है हमारे पास, लेकिन मोस्टली हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकती है। चेस्ट एक्सरे इज यूज्ड टू एक्सक्लूड निमोनिया एज अ कॉज ऑफ एक्सकवेशन। अब वही बात पीछे जो मैंने बताई आपको कि निमोनिया को और कोई इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए हम
चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। और चेस्ट एक्सरे नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कभी कभी हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ठीक हो गया। एक्सक्लूड अदर डिजीजेस सच एज निमोथोरेक्स और क्रोनिक हार्ट फेलियर इन केसेस दैट आर नॉट क्लियर। अब निमोनिया, निमोथोरेक्स और क्रोनिक हार्ट फेलियर को एक्सक्लूड करना है। एस्थमा कैन प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली एज अ कफ। कफ वेरिएंट एस्थमा जो मैंने आपको बताया, वो ये बात थी, कफ वेरिएंट एस्थमा, दैट्स इट, कफ वेरिएंट। ये हम एमटीबी पढ़ रहे हैं, मास्टर अबाउट। द मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये एमसीक्यू पॉइंट है, ये नोट कर लेना है आप लोगों ने। The most accurate diagnostic test is pulmonary function test. Spirometry will show a decrease in the ratio of the forced expiratory volume in 1 minute FEV1 to forced vital capacity. The FEV1 decreases more than FVC. अब ये बात ये लिखी हुई है, ये सारा मैंने आपको पॉइंट बताया कि FEV1 to FVC रेशियो जो है वो डिक्रीज होती है, ये बात लिखी हुई है। वो कहता है कि FEV1 भी डिक्रीज करता है और FVC भी डिक्रीज करता है, लेकिन जो FEV1 है वो ज्यादा डिक्रीज करता है बनिस्बत FVC के। फोर्स वाइटल कैपेसिटी, मैंने आपको फोर्स वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन करवाई है पीछे, ये वाइटल कैपेसिटी है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो था ये वाइटल कैपेसिटी थी। ठीक है। और FEV1 क्या था, जो पहले 1 मिनट में एयर एक्सहेल होती है। ठीक है। वो कहता है कि फॉर वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज होती है और FEV1 भी डिक्रीज होता है एस्थमा में, लेकिन जो FEV1 है वो ज्यादा डिक्रीज होता है बनिस्बत FVC के। तो जो ओवरऑल रेशो है वो क्या हुई, वो डिक्रीज हुई। ओवरऑल रेशो डिक्रीज हुई, ओवरऑल रेशो इंक्रीज ना हुई। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। क्योंकि न्यूमिनेटर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है इसलिए ओवरऑल रेशो डिक्रीज हो रही है। क्योंकि न्यूमिनेटर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है इसलिए ओवरऑल रेशो डिक्रीज हो रही है। एम आई क्लियर? क्योंकि न्यूमिनेटर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, FEV1 ज्यादा डिक्रीज हो रहा है FVC से, इसलिए ओवरऑल रेशो डिक्रीज हो रही है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, FEV1 decreases more than the FVC. Methacholine challenge testing has 1 to 2% risk of including status asthmaticus. ठीक है। मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट वही पॉइंट है कि हम मैथाकोलिन देंगे पेशेंट को और स्पायरोमेट्री करेंगे, फिर मैथाकोलिन देंगे, फिर स्पायरोमेट्री करेंगे, फिर मैथाकोलिन देंगे, फिर स्पायरोमेट्री करेंगे। हमने वो डोज फाइंड आउट करनी है मैथाकोलिन की जिसपे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाए। अगर तो वो डोज 20% या उससे कम है तो इसका मतलब है कि प्रोवोकेशन टेस्ट या वो टेस्ट जो है हमारे पास वो पॉजिटिव है। तो वो कह रहा है यहाँ पे कि बार दफा क्या होता है कि मैथाकोलिन चैलेंज टेस्टिंग से 1 to 2% रिस्क होता है कि स्टेटस एस्थमेटिकस भी हो सकता है। अब ये एक MCQ आ रहा है, मजे का MCQ है ये। 15-year old boy, ये MCQ सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। 15-year old boy comes to the office because of occasional shortness of breath every few weeks. Currently he feels well. He uses no medications and denies any other medical problems. वो कहता है कि occasional shortness of breath के साथ आता था every few weeks. अब करंटली वो अच्छा फील कर रहा है, वो कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रहा और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स अ पल्स ऑफ 70 ppm एंड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12 per minute. Chest examination is normal. Which of the following is the single most accurate diagnostic test at this time? अब इसने बहुत सारी इसमें से वो दी हुई है। आंसर इसका क्या है? आंसर इसका है डी, ग्रेटर देन 20% डिक्रीज इन FE1 विद यूज ऑफ मैथाकोलिन। वही पॉइंट आ गया। अब वो कह रहा है कि इसमें से सारे टेस्ट तो ये सारे तकरीबन हम इसमें कर सकते हैं एस्थमा में। अब ये आंसर क्यों है इसका, इसके हम पढ़ते हैं। मेरा पेशेंट इज करंटली एसिम्टोमेटिक। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे पेशेंट जो है वो करंटली एसिम्टोमेटिक है क्योंकि करंटली ही फील्स वेल। ठीक है। It is less likely to find an increase in FEV1 with the use of short-acting bronchodilators like albuterol. अब वो कहते हैं कि हम इसमें अल्ब्यूटरॉल वाला टेस्ट जो है ना, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि वो करंटली फील वेल है, एक्यूट में नहीं आया। जो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है वो हम एक्यूट अटैक में करते थे, एस्थमा के एक्यूट अटैक में हम पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कर रहे थे।
और जो दूसरा है FEV1 विद एल्ब्यूटेरोल वाला, वो कहते हैं उसको अभी करंटली कुछ है ही नहीं। जब उसको कोई सिम्टम्स ही नहीं है करंटली, तो एल्ब्यूटेरोल दे के हमने कौन से सिम्टम उसके इंप्रूव करवाने हैं? एल्ब्यूटेरोल तो हम तब दें जब उसके कोई सिम्टम आए हुए हैं। सिम्टम आए हुए, हमने उसको एल्ब्यूटेरोल दिया, उसके सिम्टम्स इंप्रूव कर गए, तब हम, तब फायदा ना एल्ब्यूटेरोल दे के देखने का। ठीक है, फिर वो कहता है कि आगे, this test when the patient is asymptomatic may be falsely negative. When the patient is asymptomatic, the most accurate test of reactive airway disease is a 20% decrease in FEV1 with the use of methacholine. अब उसने methacholine दिया, methacholine देने के बाद उसमें 20% डिक्रीज आ गया FEV1 में। ठीक है, CT chest like an X-ray shows either nothing or a hyperinflation, उसमें तो कुछ भी नहीं आना। The ABGs और PEF are used during an acute excavation. ABGs और PEF हमने कहा कि हम acute excavation में करते हैं। ठीक है, flow volume loops are best for fixed obstruction such as tracheal lesions और COPD। ठीक हो गया, ये MCQs हो गया आपका। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इन एस्थमा, वही बात होगी कि डिक्रीज FEV1, डिक्रीज FVC विद डिक्रीज रेशो, इंक्रीज इन FEV1 और मोर देन 12% विद यूज ऑफ एल्ब्यूटेरोल। ये टेस्ट हो गए सारे इसके। डिक्रीज इन FEV1 विद 12%, 20% विद मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, इंक्रीज इन डिफ्यूजन कैपेसिटी। अब ये DLCO वाला कर लें कि डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। PFTs आर नॉर्मल इन बिटवीन एक्सकवेशंस। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो हैं वो नॉर्मल होते हैं एक्सकवेशन के दौरान, यानी कि जो PFTs हैं पल्मोनरी, ये हम कर रहे हैं, ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, यानी कि जो FEV1 ये सारे जो हम कर रहे हैं ना, ये एक्यूट एक्सकवेशन में, एक्यूट एक्सकवेशन के दरमियान दरमियान में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आएंगे। एसिटाइलकोलिन एंड हिस्टामीन provoke bronchoconstriction and an increase in the bronchial secretions. Bronchial secretions इसमें इंक्रीज हो जाती हैं। मेथाकोलिन इज एन आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन यूज इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। फिर वही CBC वाली बात, इसमें इसिनोफिलिया आ जाता है। ये MCQ पॉइंट है। एस्थमा डायग्नोसिस में FEV1 12% इंक्रीज होता है एल्ब्यूटेरोल से और 20% डिक्रीज होता है मिथाइलकोलिन से। स्किन टेस्टिंग करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक एलर्जेंस के अगेंस्ट हमें मिलता है। और IgE लेवल्स करते हैं तो उसमें हमें IgE लेवल्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब वही बात है कि इसमें हम साबा देंगे एल्ब्यूटेरोल स्टेप 1 में, और साबा के नाम एक पिरब्यूटेरोल भी है, लीवा एल्ब्यूटेरोल भी है। फिर स्टेप 2 में हमने वही साबा के साथ हमने लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, जो इनहेल स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं वो ओरल कैंडिडिएसिस है, जो हमने BNB की स्लाइड्स में भी पढ़ा कि ओरल कैंडिडिएसिस है इसकी साइड इफेक्ट्स में, और इनहेल स्टीरॉइड्स हैं। इनहेल स्टीरॉइड्स की और एग्जांपल्स क्या हैं? ये इनहेल स्टीरॉइड्स के एग्जांपल्स हैं ब्यूडिसिनॉइड, बेक्लोमेथासोन, फ्लोटिकासोन, फ्लूनिसोलाइड और ट्राइएमकिनोलोन। ये 4-5 याद कर लेनी है आपने। बेक्लोमेथासोन, ट्राइएमकिनोलोन, ब्यूडिसिनॉइड और फ्लूटिकासोन। ठीक है, अल्टरनेट लॉन्ग टर्म कंट्रोल एजेंट्स कौन से हैं? अब लॉन्ग टर्म कंट्रोल एजेंट्स हमारे पास कौन से आते हैं? क्रोमलिन हमने किया, निडोक्रोमिल, क्रोमलिन, थियोफैलिन जो कि ब्रोंकोडायलेटर है, क्रोमलिन जो हमने ल्यूकोट्राइन्स के अगेंस्ट पढ़ा है। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स में मोन्टेलुकास, ज़ाफिलुकास और ज़ैल्यूटन। ज़ाफिलुकास का एक पॉइंट आपने याद रखना है, ये पैराटॉक्सिड है और हम इसको चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम में देते हैं। ये MCQ पॉइंट हो गया कि ज़ाफिलुकास हिपैराटॉक्सी को इसको हम चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम में देंगे। Add a long-acting beta agonist to a SABA and ICS or increase to the dose of the ICS. LABA medications are salmeterol and formoterol. Increase the dose of the ICS to maximum in addition to the LABA and SABA. अच्छा, अब थर्ड स्टेप में आपने LABA ले आना है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट साल्मेट्रोल फॉर्मेट्रोल ले आने हैं SABA और ICS के साथ, या फिर आपने इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की डोज बढ़ा देनी है। ठीक हो गया, साबा और ICS के साथ अब आपने लाबा भी ले आना है। ठीक हो गया, फिर स्टेप 4 में आपने ICS की डोज मैक्सिमम तक ले जानी है। ठीक है, लाबा के साथ, या फिर आपने साथ टायरोट्रोपियम एंटीमस्कुलिनिक एजेंट भी ऐड कर देंगे। फिर स्टेप 5 में आप ओमालिजुमैब ले आते हैं और स्टेप 6 में आप ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ले आते हैं। अच्छा जी, अब सिस्टेमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स में आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस,
कैटरैक्ट्स, एड्रीनल सप्रेशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, एक्नी और हिस्टोटिज्म। अब स्टेरॉइड्स के वही सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं। आपके बोन्स पे अफेक्ट करेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस कराएगा, आपके आईज पे अफेक्ट करेगा तो कैटरैक्ट कराएगा, एड्रीनल सप्रेशन कराएगा, एक्नी, हिस्टोटिज्म, वही पीसीओएस वाले सारे, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर लिपिडीमिया, ये सारे करा देगा। ठीक हो गया। और क्रोनिक प्रेडनिसोलोन और साथ में आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी, ये भी आप साथ में ऐड ऑन कर सकते हो। अब एंटीकोइनर्जिक्स में आपके पास जो एग्जांपल आती हैं वो इप्राट्रोपियम और ट्राइट्रोपियम कहती है। ये ज्यादा इफेक्टिव आपके पास सीओपीडी में होता है। अच्छा जी, अब एक्यूट एस्थमा एक्सकवेशन में आप एक एमसीक्यू है, ये देख लें। 47-year-old man with a history of asthma comes to the emergency department with several days of increasing shortness of breath, cough and sputum production. On physical examination, his respiratory rate is 34 per minute. He has diffuse expiratory wheezing and a prolonged expiratory phase. अब ये acute attack है. Which of the following would you use as the best indication of severity of for the asthma? Respiratory rate. अब वो कहता है कि रेस्पिरेटरी रेट आप सबसे ज्यादा इसमें देखते हो कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज 10 to 16 पर मिनट, बाय इटसेल्फ अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 34 पर मिनट। अब वो कह रहा है कि इस टाइम में आप क्या देख रहे हो ऐसा जो आपको शो कर रहा है कि ये एक एक्यूट अटैक है ना। कफ आप कह सकते हो, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पूटम प्रोडक्शन, ये सारे तो आप कह लो कि आप क्रोनिक अटैक के साथ भी अगर वो आ रहा है, क्रोनिक उससे भी आ रहा है, तो ये सब तो क्रोनिक में भी हो सकते हैं। लेकिन 34 ब्रेथ्स पर मिनट आपको शो कर रहा है कि ये एक्यूट अटैक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, shortness of accessory muscle use is hard to assess and is subjective. Pulse oximeter will not show hypoxia until the patient is nearly at the point of imminent respiratory failure. Oxygen saturation can be maintained above 90% by hyperventilation. Pulmonary function testing cannot be done when a patient is acutely shortness of breath. ठीक है। अच्छा जी, the severity of a patient asthma exacerbation is quantified by peak expiratory flow rate और ABGs. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, वही जो मैंने आपको बताया, और एबीजीज। एक्यूट अटैक में आपने ये दोनों करने हैं। अच्छा जी, अब एक्यूट अटैक में बेसिकली आपने किस चीज के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा होता है, वेट के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा होता है। एक्यूट अटैक में आपका किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, हाइट और एज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है एक्यूट अटैक। इन एक्सट्रीमली सीवियर एस्थमा wheezing stems from loss of air movement. ठीक हो गया। अब ट्रीटमेंट एक्यूट अटैक में ऑक्सीजन, अल्बुटेरोल, स्टीरॉइड्स और इप्राट्रोपियम, और समटाइम्स मैग्नीशियम बहुत अफेक्ट होता है। ऑक्सीजन देंगे सबसे पहले, उसके बाद अल्बुटेरोल देंगे, उसके बाद स्टीरॉइड्स देंगे और इप्राट्रोपियम देंगे। ठीक हो गया। और मैग्नीशियम बहुत हेल्पफुल होता है इसमें। एपिनेफ्रिन इंजेक्शंस आर नो मोर इफेक्टिव देन अल्बुटेरोल, ये पॉइंट याद रखने वाला है। Epinephrine is rarely used and only a drug of last resort. Magnesium has some modest effect in bronchodilation. Magnesium is not as effective as albuterol, ipratropium, or steroids, but it does help. The following are not effective in acute exacerbations. ये सब जो हैं ये क्रोनिक में है, एक्यूट में इफेक्टिव नहीं है। अच्छा जी, द पेशेंट में हैव टू अंडरगो एंडोट्रेकिक इंटुबेशन। अब बहुत अगर सीवियर है तो फिर जाके एंड स्टेज पे आप एंडोट्रेकिक इंटुबेशन करोगे। दीज पेशेंट्स शुड बी प्लेस्ड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, फिर आप उनकी एंडोट्रेकिक इंटुबेशन करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें से हम थोड़ा सा ब्रोंकाइटिस देख लेते हैं। अच्छा जी, ब्रोंकाइटिस बेसिकली आपका परमानेंट एनाटॉमिक एब्नॉर्मेलिटी है। इससे परमानेंटली आपकी डायलेटेशन हो जाती है आपके ब्रोंकियोल्स की। ठीक है। अब ये होता किन किन सिचुएशंस में, इसकी एटियोलॉजी देख लेते हैं हम जल्दी से। सिस्टिक फाइब्रोसिस में, इन्फेक्शंस में अगर हम देखें तो ये ट्यूबरक्लोसिस में हो सकता है, निमोनिया में, एब्सेस में। ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोंकाइटिस में। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉरेन बॉडीज में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर सेंसिटिविटी एक आता है इसमें, इम्यून डेफिशिएंसी, हाइपर सेंसिटिविटी और एबीपीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा एबीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, और
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक जो नया इसमें लिखा हुआ है ना, वो रिमोटॉइड आर्थराइटिस और वेस्कुलर डिजीजेस। रिमोटॉइड आर्थराइटिस याद रखना है इसमें। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, कोलेजन वेस्कुलर डिजीजेस, ये सारे आपने एलर्जीज याद करने हैं। ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, एब्सेस, इम्यून डेफिशिएंसीज, फॉरेन बॉडीज, एबीपीए, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस एंड कोलेजन वेस्कुलर डिजीजेस। प्रेजेंटेशंस कैसे होगी? वेट लॉस, anemia of chronic disease, crackles on the lung examination, clubbing is uncommon। clubbing हम कहते हैं bronchitis में होती है, लेकिन इतनी कॉमन नहीं होती। डिस्काइनेटिक सीलिया सिंड्रोम, डिस्काइनेटिक सीलिया सिंड्रोम होता है इसमें हमारे पास, ठीक हो गया। वेट लॉस के साथ आएगा, कभी कभी इसमें मेंशन नहीं है, आगे हम देखते हैं, सीके में देखते हैं। हेमोप्टिसिस भी हो सकती है, कफिंग, हेमोप्टिसिस, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, क्रैकल्स, ठीक हो गया। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, इसमें हम एक्सरे भी कराते हैं, इसमें हमें ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलती है, सीटी कराते हैं, उसमें हमारे पास अल्वुलाई डायलेट हुए होते हैं। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसमें हमारे पास क्या है? सीटी स्कैन। दिस इज एन एमसीक्यू। सीटी स्कैन जो है हमारे पास मोस्ट डायग्नोस्टिक और एक्यूरेट टेस्ट है। ये देखिए, ये डायलेट हुए में, ये डायलेट हुए में, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये डायलेट हुए में सारे ब्रोंकियल। ट्रीटमेंट क्या है? चेस्ट फिजियोथेरेपी, कपिंग और क्लैपिंग। चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें हमने इसमें एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, और अगर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर, इसके अगेंस्ट भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद सर्जिकल सेक्शन कर सकते हैं। डोनेस अल्फा एक चीज इसमें लिखी हुई है, ये भी देख लेना है आपने। ट्रीटमेंट सेट आर नॉट क्लियरली इफेक्टिव ऑन बीटा एग्निस एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। ये हो गया, इसमें से हमने ये देख लिया सारा। अब हमने सिर्फ सीके में से रह गया हमारा एस्थमा देखने वाला, उसमें से कुछ ट्रीटमेंट है इम्पोर्टेंट जो हमने देखना है, वो हम देख लेते हैं। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। ओके, शेयर करते हैं। लास्ट टाइम मुझे बस बता दें कि आप लोगों को ये मेरी शो हो रही है। स्क्रीन का बता दें मुझे एक दफा, स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन बता दें मुझे, स्क्रीन शो हो रही है? सीके बुक शो हो रही है मेरी? रबिया, रबिया इज इन द मीटिंग, डॉक्टर अवैस इज इन द मीटिंग। ये स्क्रीन शो हो रही है? डॉक्टर वासु, ओके, थैंक यू। ओके जी, क्लियर नजर आ रहा है आपको? ओके, अच्छा, इसमें भी यही सारी बात अब लिखी हुई है कि ये सेकेंडरी जो ब्रोंकल हाइपरसेंसिटिविटी है, ये सारी बातें हमने अब कर ली हैं, इसको रिपीट करने का फायदा नहीं है। वेजिंग, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, ये सारी वही बातें हैं। इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो डिक्रीज, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो जाएंगी, साइनोसिस हो जाएगी, साइनोसिस वाली बात एक नई लिखी हुई है इसमें। अनएबल टू यूज, ओके। एस्पिरिन वाली बात, सेंटर्स ट्राइएड यहाँ पे आया है, सेंटर्स ट्राइएड ऑफ एस्थमा एंड क्रोनिक साइनसाइटिस विद नेजल पॉलीपोसिस। अब इसमें क्या चीजें आ गई? एस्थमा, क्रोनिक साइनसाइटिस एंड नेजल पॉलिप्स, तीन चीजें आ गई इसमें सेंटर्स ट्राइएड में।
इनिशियल टेस्टिंग वही बात आ गई, FEV1 टू FVC रेशियो डिक्रीज। अब कितना डिक्रीज होता है, ये बात, ये पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि कितना डिक्रीज होता है, लेस देन 70% होता है। ठीक हो गया। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग, हमारे पास तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो डिक्रीज हो जाती है। और साबा देने से कितना इंक्रीज होता है, ग्रेटर देन 12% होता है। और मेथाक्सीन चैन टेस्ट करने से ग्रेटर देन 20% डिक्रीज होता है हमारे पास FEV1। ठीक हो गया, ये सारी वही बातें हैं। अच्छा जी, ये FEV1 टू FVC रेशियो ऑब्स्ट्रक्टिव में डिक्रीज हो रही है, FEV1 भी डिक्रीज हो रहा है, FVC भी डिक्रीज हो रहा है। जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है वो ऑब्स्ट्रक्टिव में, एस्थमा ऑब्स्ट्रक्टिव है इसलिए अभी सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव का बता रही हूँ, वो इंक्रीज होता है। टोटल लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। एबीजीज, एबीजीज की बात यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, वो देखने वाली है। अर्ली एक्सकवेशन, अर्ली एक्सकवेशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कॉज्ड बाय हाइपरवेंटिलेशन, PaCO2 डिक्रीज, पीएच इंक्रीज और माइल्ड हाइपोक्सीमिया। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन की वजह से अल्कलोसिस होगी। अल्कलोसिस यानी कि PaCO2 डिक्रीज हुआ होगा, यानी कि पीएच इंक्रीज हुई होगी और माइल्ड हाइपोक्सीमिया होगा। ठीक है। लेट और सीवियर एक्सकवेशन में क्या होता है हमारे पास, मसल फटीग होने की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यानी कि PaCO2, अब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गए। पहले हाइपर वेंटिलेट कर रहा था पर्सन जो है वो बहुत लंबा 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 सांस ले रहा था। लंबा लंबा सांस लेने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा एक्सेल कर रहा था। वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा एक्सेल करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा जा रही थी और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम रह रही थी। बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम रहने की वजह से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम थी और पीएच बढ़ गई थी। पीएच बढ़ने की वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो रही थी। ठीक हो गया। फिर बाद में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद रेस्पिरेटरी मसल फटीग शुरू हो जाती है। रेस्पिरेटरी मसल फटीग शुरू होने के बाद हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस शुरू हो जाती है, यानी कि मसल फटीग शुरू हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह रही है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस शुरू हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल नॉर्मल होना शुरू हो गए। अब आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होंगे और डायफ्राम फ्लैटन होगा। अच्छा, अब इसमें भी यही है कि इसमें हमने ऑक्सीजन देनी है सबसे पहले, फिर एक्यूट एक्सकवेशन में फिर साबा देना है, अल्बुटेरोल देना है। ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, एक ये चीज है इसमें देखने वाली कि ऑब्स्ट्रक्टिव में जो लूप है वो लेफ्ट शिफ्ट होता है। ठीक है। पीक एक्सपायर ये जो है लूप शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिलीसिस शोज हैं टिपिकल अल्टरेशंस इन लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज का जो लूप है वो लेफ्ट शिफ्ट होता है, रिस्ट्रिक्टिव में राइट शिफ्ट होता है। यानी कि जो टाइडल वॉल्यूम और ये टोटल लंग कैपेसिटी और जो वाइटल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, सॉरी, हाँ, टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि लेफ्ट साइड पे जा रही है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 की तरफ जा रही है। ये टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी यहाँ से इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट साइड पे जा रही है। ठीक है। इंक्रीज की तरफ जा रही है, टोटल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी ये इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, अब यही वही सारी बातें आ गई। बीटा एगोनिस्ट अल्बुटेरोल, सालमेट्रोल, शॉर्ट एक्टिंग स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, सालमेट्रोल, लाबा हो गया, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं बेक्लोमेथासोन और प्रेडनिसोलोन। मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट में इप्रोट्रोपियम शॉर्ट एक्टिंग होता है, ट्राइट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग होता है, जो कि प्रिवेंट करता है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन से। फिर मिथाइल xanthine जो है बस थ्रियोफाइलिन आता है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर और इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेस एस्पेस को, साइक्लिक एएमपी को रिड्यूस कर देता है। फिर क्रोमोलिन आता है, जो कि प्रिवेंट वेजो एक्टिव मेडिएटर है फ्रॉम मास्ट सेल्स, जो कि हमारे पास है रिलीज का, ये हमने सारा पढ़ लिया पीछे पहले। प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ वेजो एक्टिव मेडिएटर्स फ्रॉम द मास्ट सेल्स, मास्ट सेल से वेजो एक्टिव मेडिएटर्स रिलीज नहीं होने देगा होता। फिर हमारे पास ये वही आ जाते हैं, ज़ाइल्यूटन आ जाता है, जो कि 5 अल्फा लाइपोक्सिनेज पाथवे से ब्लॉक करता है रेक्टोनिक एसिटिल्यूकोट्राइन से। ठीक है। फिर मोनोक्लोनिक ज़ैफिलिकास वाला मैंने बताया था, जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ये रिपीटिशन हो रही है आपकी। ओमेलिजुमैब एंटी IgE एंटीबॉडीज को अटैच नहीं होने देता मास्ट सेल्स के साथ। और ये एक नया आया आपका एंटी इंटरल्यूकिन 5, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को अगेंस्ट इंटरल्यूकिन 5 के साथ अटैच नहीं देता।
ये एक अब आपने कर लेना है, मैंने आपको वहां छुड़वाया था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके जी, क्रोनिक ट्रीटमेंट के लिए एस्थमा में क्या होता है? माइल्ड इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट एंड सीवियर परसिस्टेंट। माइल्ड इंटरमिटेंट में क्या होता है? अच्छा, अब ये सिम्टम्स की बेस पे हम इसको ट्रीटमेंट दे देते हैं क्रोनिक में। डे सिम्टम्स होते हैं कुछ और कुछ नाइट सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड में क्या होता है कि डे सिम्टम्स में हमारे पास लेस देन 2 डेज पर वीक होता है, और डेज की अगर हम देखें, और नाइट सिम्टम्स में लेस देन 2 नाइट्स पर मंथ होता है। यानी कि डेज में लेस देन 2 डेज पर वीक होता है, और मंथ्स में लेस देन 2 नाइट्स पर मंथ होता है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन है ना कि हफ्ते में दो से कम डेज पर वीक सिम्टम्स आ रहे हैं, और महीने में 2 से कम नाइट्स पर सिम्टम आ रहे हैं, तो या तो हम उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, या फिर सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे देंगे, अल्बिटोरॉल दे देंगे। ठीक है, या फिर अगर स्टेप 2 पे हम चले जाते हैं, स्टेप 2 क्या है? माइल्ड परसिस्टेंट। अब माइल्ड परसिस्टेंट क्या है? माइल्ड परसिस्टेंट में ग्रेटर देन 2 टाइम्स पर वीक सिम्टम आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 2 टाइम्स पर वीक डे टाइम में। ठीक है, और नाइट टाइम में ग्रेटर देन 2 नाइट्स पर मंथ सिम्टम आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो ग्रेटर देन 2 टाइम्स पर वीक सिम्टम आ रहे हैं ना डे टाइम में, ये ग्रेटर देन 2 टाइम्स पर वीक तो है, लेकिन एक ही दिन में नहीं आ रहे, वो लेस देन 1 टाइम पर डे। ठीक है, यानी एक ही दिन में नहीं आ रहे, वो एक वीक में 2 डिफरेंट डेज में आ रहे हैं, एक ही डे में नहीं आ रहे। समझ आ रही है बात की कि ग्रेटर देन 2 टाइम्स पर वीक तो है, लेकिन लेस देन 1 टाइम पर डे है। ठीक है, स्टेप 2 में। अब स्टेप फिर हमने क्या करना है, इसमें हमने शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के साथ साथ डेली लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड भी ऐड करते हैं। ठीक हो गया। अब मॉडरेट परसिस्टेंट में हमने डेली सिम्टम्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें स्टेप 3 में हमने लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ लाबा ऐड कर देना है, या फिर लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ हमने सॉरी मीडियम डोज को इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ साबा दे देना है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास सीवियर, ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, इसमें मीडियम डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ साबा देना है, या फिर हाई डोज इनहेल मीडियम डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ लाबा देना है, या इन हाई डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ हमने लाबा देना है, या हाई डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड और लाबा के साथ साबा देना है, या स्टीरॉइड्स और स्टीरॉइड्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें FEV1 का क्या होगा? माइल्ड में ग्रेटर देन 80%, मॉडरेट माइल्ड इंटरमिटेंट में ग्रेटर 80%, माइल्ड परसिस्टेंट में ग्रेटर देन 80%, मॉडरेट परसिस्टेंट में 60 to 80%, और सीवियर परसिस्टेंट में लेस देन 60%। ठीक हो गया। ये एज इट इज आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स वाइज याद कर लेना आपने इसको। ये भी स्टेप वाइज उसी तरह से है, बस ये है कि स्टेप 6 में आपने ओरल स्टीरॉइड्स भी आप ऐड कर सकते हैं, और स्टेप 5 में फिर आप ओमलिजुमैब भी ऐड कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में वही सारी बातें आ जाती हैं जो हमने पढ़ ली हैं। नई बात इसमें यही है कि इसमें फाइब्रोसिस भी हो सकता है एंड पे जाके ब्रोंक्यूल्स का। ये देखेंगे एक्सेस बने हुए हैं, ये डायलेशन हुई हुई है सारी की सारी ब्रोंक्यूल्स की। सिस्टिक फाइब्रोसिस में बहुत कॉमन है ये, और IBD में बहुत कॉमन है। ठीक है, ये नई चीजें हैं। ऑटोइम्यून डिजीज में, IBD में, ट्यूबरक्लोसिस में, माइकोबैक्टीरियम एवियम में। ठीक है, डिज्निया फाइब्रोसिस हो जाती है इसमें, विजीज आती हैं इसमें, रोंकाए होते हैं, प्रोलेंट म्यूकस इसमें हमें नजर आता है। ठीक है, हेमोप्टिसिस हो सकती है, प्रोलेंट म्यूकस हो सकता है, और इसमें रोंकाए होते हैं, विजीज होती हैं। टेस्ट एक्सरे पे हमें ट्रैम्फ्रैक अपीयरेंस मिलेगी, पेरिट्यूबुलर इन्फ्लेमेशन मिलेगी। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसमें CT स्कैन होता है। ठीक है, स्पायरोमेट्री इसमें हम कराएंगे तो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलेगा, FEV1 to FVC रेशियो डिक्रीज मिलेगी। एंटी ट्रीटमेंट में इसमें एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटीबायोटिक्स हमने फ्लोरोक्विनोलोन देनी है, लीवोफ्लोक्सासिन या फिर वॉक्सीफ्लोक्सासिन देनी है। ABP PA में हमने इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स दे सकते हैं और एंटी फंगस दे सकते हैं। इसमें हमारे पास वोलिपोराजोल और इट्राकोनाजोल मिलता है। ब्रोंकोपल्मोनरी हाइजीन हम रखते हैं इसमें हम, और फिर हम इसमें फिजियोथेरेपी कराते हैं, पोस्टल ड्रेनेज कराते हैं, सर्जरी कराएंगे तो हमारे पास लोबेक्टमी आ जाती है। ठीक हो गया। ये सारा आपका आज का टॉपिक था। ये आपने बहुत अच्छे से याद रख लेना है। स्टेप 1 में या हम कोई भी डेली मेडिकेशन नहीं दे रहे या साबा दे रहे हैं। स्टेप 2 में लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं या फिर साबा दे रहे हैं। स्टेप 3 में साथ लाबा ले आए हैं लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ, या फिर मीडियम डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ
साबा दे रहे हैं। स्टेप 4 में मीडियम डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ लाबा, या हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ लाबा, या हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ लाबा और साबा। या फिर हम स्टेप 5 में ओमालिजुमैब भी ऐड कर देंगे, और स्टेप 6 में ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड कर देंगे। ये क्रोनिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने आपका कवर करवा दिया है। पहले मैंने आपका फर्स्ट एड स्टेप 1 से कवर करवाया, फिर मैंने आपकी BNB की स्लाइड्स करवाई, फिर मैंने आपका MTB से कवर करवाया, फिर मैंने आपका CK से कवर करवाया, CK यानी फर्स्ट एड स्टेप 2 से कवर करवाया। अगर आप ये बुक्स सारी की सारी इस तरह से अपने टॉपिक सारे कवर करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि JCAT में कोई भी चीज आपकी रह सकती है। JCAT क्या, मैं कहती हूँ कि कोई भी एग्जाम आपका इन बुक्स से ऊपर नहीं आ सकता। JCAT हो, आपका प्लैब हो, या कोई भी एग्जाम हो, आपका इन बुक्स से ऊपर नहीं आ सकता। इसी तरह से आपने सारा प्रिपेयर करना होता है, और यही आपका वे ऑफ प्रिपरेशन होता है। और कोई अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन कोई, रिगार्डिंग द सेशन, रिगार्डिंग द टॉपिक, रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से डॉक्टर ने आप हम ना सेशन एंड कर लेते हैं, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चंस वगैरह मेरे ख्याल में कोई नहीं है किसी के। बाकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह लेक्चर की मिल जाएगी, और बस आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेना, और अगर कोई फिनिशिंग रिमार्क्स हैं तो आप वो दे दें। ठीक है डॉक्टर।